आज हम लोग देख रहे हैं एक नया टॉपिक रूस यूक्रेन युद्ध। और यह जो युद्ध है यह इंटरनेशनल क्राइसिस है ये। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग रहते हैं ग्लोबल विलेज में, तो स्वाभाविक है कि इस युद्ध का प्रभाव कहीं ना कहीं सभी देशों पर पड़ेगा। तो हम लोग दो चीज देखेंगे इसमें हम लोग। हालांकि रूस और यूक्रेन युद्ध के पीछे असली कारण क्या है, रीजन क्या है। दूसरा, कि भारत पर क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है। और यह आप लोग जानते होंगे कि एक समय में जो यूक्रेन है रूस का ही एक पार्ट था। और रूस का जब ब्रेकअप होता है, जब रूस यूएसएसआर का विखंडन होता है, उसके बाद यूक्रेन का निर्माण होता है एक स्वतंत्र देश के रूप में। और आज 2021 में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रही है। तो इसके संबंध में हम देखेंगे कि वास्तविक कारण क्या है। और इसी में आप और चीज देखेंगे कि वहाँ का जियोपॉलिटिक्स का महत्व क्या है। आप यूपीएससी में आपको पढ़ना है। और यहाँ से आपका प्री में भी पूछ सकता है, यूपीएससी में मेंस में भी पूछ सकता है, साथ ही साथ बीपीएससी का प्री में भी पूछ सकता है। और बीपीएससी के मेंस के लिए भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी जो भी एग्जाम होगा उसका छोटा छोटा चीज पूछ सकता आपको है। तो हम लोग देखते हैं कि असली कारण क्या। पहले तो हम लोग देखें कि जो यूएसएसआर था, उसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था आपका। ये रसिया है, मुख्य स्टेट था। मतलब टूटने के बाद 1991 में, दिसंबर 1991 में जब यूएसएसआर का विखंडन होता है, तो कौन-कौन सा देश बनता है आपका। यूक्रेन है, बेलारूस है। और ये पहले मैप की जानकारी होनी चाहिए आपको। ये मैप पर समझिएगा तो बहुत ईज़ी है आपको। ये बाल्टिक आपका स्टेट है। इसके बारे में पढ़ना है। एस्टोनिया है, मतलब बाल्टिक सागर है ये, इसलिए इसको बाल्टिक स्टेट कहते हैं। एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, बेलारूस है, यूगोस्लाविया है। सब टूट-टूट के छोटा-छोटा देश हो गया है। पोलैंड आपका है, चेकोस्लोवाकिया था, तब टूट करके 2 भाग हो गया। तो चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया हो गया। ये हंगरी है, यहाँ यूगोस्लाविया था, ये टूट कर तो छोटा-छोटा देश हो गया है। रोमानिया है। तो यूएसएसआर में आपका 15 स्टेट्स है। इससे बना हुआ था यूएसएसआर, अर्थात सोवियत संघ आपका। तो आप इधर बाल्टिक सी है, इसका भी महत्व है रूस के लिए। और ये सभी जो भी आपका अम्ब्रेला स्टेट था एक समय में, उसका महत्व रूस के लिए भी महत्वपूर्ण है। और आज के डेट में जो वेस्टर्न यूरोप है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे हम लोग। क्योंकि ये देखेंगे आप कि यदि इस पर जिस तरह से नाटो का विस्तार हुआ है और जिस तरह से रसिया की सीमा नाटो समर्थक या नाटो में शामिल जो देश है उसकी सीमा जुड़ गई है, उसके कारण रूस रूस के लिए यह एक खतरे की घंटी है। साथ ही साथ जब तक रूस का प्रभाव इन क्षेत्रों पर रहा, पूर्वी यूरोप में रहा, तो वह पश्चिमी यूरोप के लिए खतरा था वो। इसलिए जो पूर्वी यूरोप का देश है आज की डेट में, वह रूस के लिए ही महत्वपूर्ण है। और पश्चिमी यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप है, उसके लिए ही महत्वपूर्ण है। अर्थात इसका भौगोलिक महत्व है, भू राजनीतिक महत्व है इसका। और आप जानते होंगे कि कोई भी देश की सीमा तभी सुरक्षित है जब पास के स्टेट पर उसका प्रभाव हो, वह उसका समर्थक हो। यदि सिंपल में हम लोग समझे, इंडिया है तो हम लोग परेशान है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा हमारी सीमा जुड़ा हुआ है। यदि पाकिस्तान दूर रहता तो हमारी सीमा सुरक्षित रहती। तो उसी तरह से इन देशों का, जो भी आज के डेट में पूर्वी यूरोप है या यूएसएसआर के टूटने के बाद जो भी देश बना, उसका महत्व रूस के लिए भी है और वेस्टर्न यूरोप के लिए भी है। अब देखिए,
द फॉल ऑफ द यूएसएसआर। अब 1914 के पहले, प्रथम विश्व युद्ध के पहले आपका मतलब जो भी स्टेट है यहाँ पर, मतलब आपका बाल्टिक स्टेट हो गया, पोलैंड है, आपका जॉर्जिया है, यूक्रेन है, मतलब जो भी इसके प्रभाव क्षेत्र में था, 15 स्टेट या जो भी पूर्वी यूरोप का देश था, वो सभी पर जार का शासन था। अर्थात 1914 से पहले मतलब पूर्वी यूरोप पर आपका जार जार का शासन था, वो जार के अधीन था। रूस के जो जिस वंश के द्वारा शासन किया जा रहा था उसको जार राजशाही कहा जाता है, जार डायनेस्टी कहा जाता है। लेकिन जब 1917 में रूस में क्रांति होती है, यहाँ पर गौर करके देखिएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा यूक्रेन के जो वर्तमान में युद्ध हो रहा है, उससे आपको लिंक जुड़ेगा आपको। जब क्रांति हुई रूस में लेनिन के नेतृत्व में 1917 में, तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ स्टेट को, जैसे फिनलैंड को स्वतंत्रता दे दी गई 1917 में, लेनिन के द्वारा। लेनिन उदारवादी था और बेस्ट लिटोबस के संधि के तहत कुछ पोलैंड और कुछ और स्टेट को स्वतंत्रता दे दी गई। लेकिन 1978 में 1918 में सॉरी 1918 में हुआ क्या कि यूक्रेन आपका, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, इस तरह से 2-3 स्टेट आपका अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और एंटी बोल्शेविक बोल्शेविक रुख अख्तियार कर लिया। अर्थात बोल्शेविक क्रांति के विरोधी हो गया वो। तो लेनिन ने स्टालिन को मंत्री नियुक्त किया। फिर जब गृह युद्ध हुआ तो यूक्रेन और अन्य स्टेट को इस आधार पर यूएसएसआर में शामिल कर लिया कि यदि कोई यदि किसी भी स्टेट के, यदि रूस के सीमा पर यदि दुश्मन देश हो तो उस रूस की सीमा सुरक्षित नहीं रह सकती है। इस आधार पर यूक्रेन को रूस में जो सिविल वार हुआ उस समय फिर से उस पर अधिकार स्थापित कर लिया गया और इस तरह से 1991 तक जो भी यूएसएसआर के जो सैटेलाइट स्टेट थे, अर्थात यूएसएसआर का जो निर्माण हुआ 15 स्टेट से हुआ और इन 15 स्टेट पर रसिया का प्रभाव था। रसिया केंद्र में था। बाकी स्टेट को मैंने स्टालिन के द्वारा एक नीति अपनाई गई कि जो जो भी 15 स्टेट्स हैं उनको थोड़ी स्वतंत्रता दे दी जाए, बाकी सारा अधिकार रूस के अधीन रहा आपका। अर्थात जो सोवियत बना, अर्थात 15 जो स्टेट्स से वो सभी स्टेट मिलकर के एक सोवियत का निर्माण किया। उस सोवियत के केंद्र में कौन था? रूस था। और स्टालिन ने जो नीति बनाया कि थोड़ी सी लिमिटेड लिमिटेड इन लोग को स्वतंत्रता दी गई आंतरिक शासन करने के लिए, लेकिन बाह्य बाह्य रूप से सारा प्रभाव रूस का था। इस तरह से 1991 तक यूएसएसआर सर्वाइव किया। लेकिन 1991 दिसंबर 1991 में यूएसएसआर का विखंडन हुआ था और उसके बाद से जो भू राजनीति आपका है, जियोपॉलिटिक्स है, रसिया के जो पास था, जो भी पूर्वी यूरोप के आज के जो पूर्वी यूरोप के देश है, वो रूस के अधीन था। साथ ही साथ रूस का रूस का जो 15 स्टेट्स थे, वो भी धीरे-धीरे स्वतंत्र हो गया। तो इस तरह से जो रूस की सीमा के लिए, जो रूस के सीमा के बफर स्टेट के काम कर रहा था, वो बफर स्टेट अब रूस के प्रभाव से स्वतंत्र हो गया। अर्थात जिस तरह से रूस की सीमा को एक तरह से इन स्टेट के द्वारा एक सुरक्षा कवच दिया गया था, वो सुरक्षा कवच टूट गया वो। और यहीं से अब समस्या खड़ा हो जाती है।
अब देखिए, जब रूस का विखंडन हुआ, एक चीज़ और जान लीजिएगा कि सीआईएस का निर्माण होता है, अर्थात कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सीआईएस का निर्माण होता है और इसका फाउंडर मेंबर था आपका यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग हैं। यूक्रेन इसका फाउंडर मेंबर था सीआईएस का। सीआईएस का फुल फॉर्म होता है द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, 1991 बना था। लेकिन इट नेवर रेटिफाइड द चार्टर। यूक्रेन नेवर रेटिफाइड द चार्टर। चार्टर को पुष्टि नहीं किया वो, मतलब फाउंडर स्टेट्स था, लेकिन जो चार्टर बनाया गया उसको वो रेटिफाइड नहीं किया। साथ ही साथ जो अन्य स्टेट से रशिया के नेतृत्व में एक सीएसटीओ का गठन किया गया, अर्थात कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, माने सामूहिक सुरक्षा समझौता संगठन, जिसका ये सीएसटीओ का भी हाल में चर्चा सुने होंगे, जब कजाकिस्तान में अभी जो विद्रोह हुआ था, उसमें इसी के तहत रूस ने अपनी सेना भेजा और उसके वहां के विद्रोह को दमन किया भी है। ये सीएसटीओ का निर्माण हुआ, लेकिन इस सीएसटीओ में यूक्रेन शामिल नहीं हुआ। अर्थात 1991 में, दिसंबर 1991 में, यह बहुत बार पीटी में पूछे हुआ है, पूछ सकता है फिर, क्योंकि चर्चा में है। जब यूएसएसआर का विखंडन होता है, सोवियत संघ का जब विखंडन होता है, तो एक सभी स्टेट धीरे-धीरे स्वतंत्र होता है। जैसे आपका सबसे पहले लिथुआनिया स्वतंत्र होता है, जॉर्जिया है, एस्टोनिया, लाटविया, मतलब धीरे-धीरे 15 स्टेट स्वतंत्र हो गया। फिर आपको बतलाए थे कि सीआईएस का गठन हुआ, लेकिन रेटिफाइड नहीं किया उसके चार्टर को यूक्रेन। सीएसटीओ का गठन हुआ, अर्थात कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी यह शामिल नहीं हुआ। अर्थात यह जब यूक्रेन का निर्माण हुआ 1991 में, तब से एक न्यूट्रल पॉलिसी अपनाया, अर्थात न वेस्टर्न समर्थक देश के रूप में रहा यह, न रूसी समर्थक, एक न्यूट्रल देश के रूप में इसका डेवलपमेंट होता है। लेकिन आगे चल करके जो यूक्रेन में सरकार बनी स्वतंत्रता के बाद, जब यूक्रेन स्वतंत्र हुआ उसके बाद, वह जो सरकार थी वह रूसी समर्थक सरकार थी। यहाँ ध्यान देकर सुनिएगा। भले ही यूक्रेन की स्वतंत्रता के बाद वह न्यूट्रल पॉलिसी अपनाया, इंटरनेशनल लेवल पर भी वह न्यूट्रल पॉलिसी अपनाया, लेकिन जो सरकार बनी यूक्रेन में वह रूसी समर्थक था। धीरे धीरे इसी बीच में आप देखिएगा कि नाटो का विस्तार इन पूर्वी यूरोप देशों में होने लगा, और धीरे धीरे पूर्वी यूरोप के देश, साथ साथ पूर्वी यूरोप के देश के साथ साथ जो यूएसएसआर के जो सैटेलाइट स्टेट्स थे, वो भी नाटो में शामिल हो गया। अर्थात अब नाटो का विस्तार कहाँ हो गया? रूस के सीमा तक हो गया आपको। अब यहीं से रूस की सीमा, रूस की जो सीमा एक सुरक्षित था इन देशों के कारण, अब वह सुरक्षित नहीं रहा। यूक्रेन में जो रूस समर्थक सरकार था, तब तक शांति बनी रही, लेकिन 2014 में वहां जो रूस समर्थक सरकार था यानुकोविच, वहां पे एक आंदोलन के द्वारा उसे हटा दिया जाता है। आंदोलन के द्वारा हटा दिया जाता है, और वहां पर जो सरकार बनती है वह वेस्टर्न यूरोप जो है उसके समर्थन वाली सरकार बन जाती है, और यहीं से रूस और यूक्रेन में तनाव बढ़ने लगता है। यह तो एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष क्या है
कि नाटो जो 2008 में नाटो के द्वारा ऑफर किया गया यूक्रेन को और अन्य देश को। अब यहाँ से जो जियोपॉलिटिक्स है, भू राजनीति है, उसमें चेंजिंग आता है। क्योंकि अब रूस की जो सीमा है, रूस की सीमा तक नाटो का विस्तार होने की संभावना हो जाती है। पहले से तो जो भी था अम्ब्रेला स्टेट रूस यूएसएसआर का, वह तो शामिल हो चुका था। अब यूक्रेन भी यूक्रेन को भी शामिल करने की बात कही जाती है नाटो के द्वारा। लेकिन यूक्रेन में 2014 तक जब तक रूस समर्थक सरकार रहा, तब तक रूस और यूक्रेन में सामान्य स्थिति बनी रही। लेकिन 2008 के बाद जिस तरह से नाटो को ओपन किया गया, यूक्रेन को ऑफर किया गया, वहाँ से जियोपॉलिटिक्स में चेंजिंग आया और 2000 आते-आते जिस तरह से यानुकोविच को रूसी समर्थक जो सरकार था उसको हटाया गया और वहाँ पर जो सरकार बनी, जिस तरह से उसने पश्चिमी यूरोप का समर्थन किया, उससे तनाव बढ़ गया। अर्थात अब रसिया के लिए करो या मरो की स्थिति आ गई थी अब। अब रसिया इसके बाद क्या किया कि तुरंत क्रीमिया पर अधिकार कर लेता है 2014 में। क्रीमिया पर अधिकार कर लिया और क्रीमिया पर अधिकार करने का कारण क्या हुआ कि बाल्टिक सी में उसका प्रभाव स्थापित हो गया। अब 2014 के बाद क्या हुआ कि धीरे-धीरे अब रूस ने डोनाबस जो क्षेत्र है, डोनाबस, उसमें लुहांस्क और डोनेट्स्क है। इसमें जो अलगाववादी आंदोलन था उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। और एक चीज़ यह जान लीजिए आप कि यह जो क्षेत्र है, रूसी जो अलगाववादी है, वो अपने को जोड़ता है रूस से। अपने को रूस के पास समझता है और रूसी मूल के है यह। इसका ओरिजिन क्या हो गया? रूसी मूल है। तो इस जो आंदोलन है, अलगाववादी आंदोलन, सेपरेटिस्ट आंदोलन, उसका समर्थन करता है। और यूक्रेन और रूस में और तनाव बढ़ने लगता है। आगे चल कर के अब यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की इच्छा व्यक्त किया और यही तनाव धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते युद्ध का रूप ले लिया है। अर्थात जो वर्तमान में जो युद्ध हुआ है उसका तत्कालिक कारण है, यह तो आपका गौण है। तत्कालिक कारण है कि नाटो में शामिल होने की उसकी प्रबल इच्छा और नाटो के द्वारा भी सकारात्मक रुख अपनाया जाना। अब नाटो में यदि शामिल हो जाएगा यूक्रेन, तो क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो पहला चीज़ क्या है कि यूक्रेन और रूस की सीमा पास में आ जाएगी। पास तो यूक्रेन है ही। अब नाटो का प्रभाव नाटो में शामिल होते ही नाटो का प्रभाव यूक्रेन पर स्थापित हो जाएगा और नाटो का जो भी सैन्य सामान है, सैन्य सामान यहाँ पर स्थापित कर दिए जाएँगे। अर्थात और ज्यों ही नाटो का प्रभाव स्थापित होगा यूक्रेन पर, तो जो रूस का जो हॉटलैंड है, जो प्लेन एरिया है, उसकी दूरी और यदि नाटो का अधिकार नाटो में यूक्रेन शामिल होता है, तो नाटो और रूस की जो मुख्य भूमि है, उसकी जो दूरी है, कम जाएगी आपका। जो हॉटलैंड उसका है, जैसे मास्को है या पेट्रोग्राड, लेनिनग्राड जो भी है, उससे और और नाटो के जो प्रभाव क्षेत्र में उसके जो हथियार है या अन्य जो है, उससे इसकी दूरी कम जाएगी। तो यहाँ पर रूस पूर्णतः वह एक तरह से नाटो के द्वारा घिर जाएँगे वो। जब नाटो के द्वारा घिर जाएगा, तो स्वाभाविक है कि रूस की सीमा असुरक्षित हो जाएगी। और रूस का एक इतिहास आप जान लीजिए कि जब भी युद्ध हुआ है,
पश्चिमी यूरोप के द्वारा युद्ध हुआ है। वो अपनी सीमा को पश्चिमी सीमा को इधर बाल्टिक है, मतलब उसके एक तरफ बाल्टिक आपका सागर है, एक तरफ आपका ब्लैक सी है और यदि मुख्य भूमि से नाटो समर्थक देश नाटो समर्थक देश और रूस की भूमि यदि आमने-सामने हो जाए, तो स्वाभाविक है कि रूस की सीमा सुरक्षित हो जाएगी और कभी भी नाटो के द्वारा नाटो के द्वारा उस पर अटैक किया जा सकता है और उसकी जो मुख्य भूमि है अर्थात हर्टलैंड कह सकते हैं आप है, वह नाटो के प्रभाव क्षेत्र में आ सकता है, उसके हथियार के प्रभाव क्षेत्र में आ सकता है। तो रूस ने अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए जिस तरह से यूक्रेन के द्वारा आपका जो पश्चिमी यूरोपीय देश है, नाटो में शामिल होने की जो इच्छा व्यक्त किया, डिज़ायर शो किया, उसके कारण रूस ने 21 फरवरी को लुहांस और डोनास्क को स्वतंत्र रिपब्लिक घोषित कर दिया और साथ ही साथ 24 फरवरी को अटैक भी कर दिया और इस तरह से यह युद्ध शुरू हो जाता है। अर्थात इसका जो मुख्य कारण आप देख सकते हैं, रूस और यूक्रेन के युद्ध का तो मुख्य कारण आपका है, पहला चीज़ है कि रूस सीमा सुरक्षा का, या इसको रूस की सुरक्षा भी कह सकते हैं। रूस की सुरक्षा अर्थात जिस तरह से रूस ने जिस बड़े पैमाने पर अटैक किया है यूक्रेन पर, तो उसका जो मुख्य कारण है कि रूस की सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया गया है, ताकि यूक्रेन पर प्रभाव बना रहे और नाटो में यह शामिल ना हो सके। नाटो का विस्तार यहाँ नहीं हो सके और साथ-साथ ये आप लगातार आप सुन रहे हैं कि जो डिमांड है रूस के द्वारा, यह कहा जा रहा है कि 1997 के बाद से जो भी देश शामिल हुआ है नाटो में, जो पूर्वी यूरोप के देश है या इसके जो सैटेलाइट स्टेट्स था यूएसएसआर का, उसमें नाटो के द्वारा जो सैन्य जो हथियार है, जो स्थापित किए गए हैं, उसको वापस लेने की बात कही जा रही है, उसकी डिमांड किया जा रहा है कि आप वहाँ पर जो डिप्लॉय किए हैं, उसको आप वहाँ से हटाइए। 1997 के बाद जो-जो देश नाटो में शामिल हुआ और वहाँ पर जो आप अपने हथियार स्थापित किए हुए हैं, रखे हुए हैं, उसको वहाँ से हटाइए आप। तो इस तरह से पहला जो मुख्य कारण है, वह रूस की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह अटैक किया गया, पहला। और एक चीज़ और आपको बतलाए थे हम, कि पीछे चलिएगा तो, कि जब रूसी क्रांति होती है 1917 में और जिस तरह से यूक्रेन ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और एंटी बोल्शेविक रुख अपनाया था, एंटी बोल्शेविक। मान लीजिए बोल्शेविक जो क्रांति हुआ लेनिन के नेतृत्व में, उसके विरोध वाली प्रवृत्ति अपना लिया था। तुरंत लेनिन ने गृह युद्ध के दौरान फिर इस पर कब्जा कर लिया था। फिर उसी चीज़ को, फिर वही गलती फिर यूक्रेन ने दोहराया है। इसलिए कहा है कि हिस्ट्री रिपीट्स, मतलब इतिहास हमेशा दोहराता है अपने आप को। तो उस समय में भी जिस तरह से लेनिन ने गृह युद्ध के समय में जो भी रूस के जो सीमा से जुड़े हुए स्टेट थे, वो सभी पर अधिकार स्थापित कर लिया। आज फिर से 2021 में 21वीं सदी में जिस तरह से यूक्रेन ने एंटी रसिया रुख अपनाया, इसी एंटी रसिया के कारण जो तत्कालिक कारण आपका है, एंटी रसिया के कारण रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है। अर्थात 1920 में भी जिस तरह से यूक्रेन को पुनः शामिल किया गया यूएसएसआर में, फिर उसी तरह से रूस की सुरक्षा के लिए, रूस की सीमा की सुरक्षा के लिए रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया है। अर्थात 1920 में जो कारण था, आज फिर से वही कारण है। लेकिन तो मुख्य कारण तो जो रूस की सुरक्षा है ही, साथ ही साथ जो हिडन आपका कॉज है, वह है जो जो ऐतिहासिक रूस है
उसके गौरव को भी दिलाना है। अर्थात मतलब हिडन करना आपका है। ऐतिहासिक रूस की गौरव स्थापित करना, साथ ही साथ बाल्टिक सागर पर अधिकार। फिर अगला कारण आप देख सकते हैं, तो यह जो युद्ध है, सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है। धीरे-धीरे रूस रूस की इच्छा है, पुतिन की इच्छा है कि जो भी यूएसएसआर के अधीन जो भी स्टेट्स हैं, उस पर अपना प्रभाव स्थापित कर ले। और इस तरह से यूएसएसआर के विखंडन के बाद जिस तरह से रूस का जियोपॉलिटिक्स में महत्व या जियोपॉलिटिक्स में जो पहचान थी, वह कम गया था, उस पहचान को पुनः स्थापित कर ले। तो ये जो यहाँ पर जो युद्ध है, उसका मुख्य कारण रूस की सुरक्षा है, क्योंकि कोई भी स्टेट तभी सुरक्षित रहता है जब उसके समर्थन वाले या उसके समर्थक स्टेट उसके सीमा पर हो। उसके सीमा पर जो भी स्टेट हो, उसके समर्थक हो, उसके पक्ष का हो। यदि कोई भी देश अपने विरोधी स्टेट से घिरा रहता है, तो वह कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता है। तो इस तरह के जो नीति लेनिन ने भी अपनाया 1920 में, अर्थात इसको हॉस्टिल स्टेट के रूप में मान करके, अर्थात रूस की सीमा को सुरक्षित करने के लिए ये जो भी स्टेट थे 1918 में स्वतंत्र हो गए थे, यूक्रेन, अज़रबैजान, अन्य जो कंट्री थे, वो सभी पर पुनः स्थापित कर लिया। अर्थात अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए पहले अपने समर्थक या उस पर प्रभाव जो सीमाओं पर जो राज्य स्थित है, उस पर प्रभाव होना ज़रूरी है किसी भी देश का, या उसका समर्थक हो या उसके प्रभाव में हो। तो आज जो रूस अटैक किया है या पुतिन के द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया गया है, उसका मुख्य कारण यही 1920 वाली जो बात थी, लेनिन ने जिस जिस तरह से यूक्रेन को मिला लिया था, आज उसी तरह से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया है, और इसका भी जो मुख्य उद्देश्य है कि रूस समर्थक सरकार स्थापित हो, ताकि रूस की सीमा, रूस के हित सुरक्षित रहे और नाटो के विस्तार को रोका जा सके। तो इसमें आप देखेंगे कि जो यूक्रेन पर अटैक किया गया, साथ ही साथ लगातार मांग किया जा रहा है कि 97 के बाद जो नाटो का विस्तार हुआ, जो भी पूर्वी यूरोपीय देश या यूएसएसआर के जो सैटेलाइट कंट्रीज जो उसमें शामिल हो गया है, उसमें आप अपने जो सैन्य सामान है, उसको वहां से हटाया। और साथ ही साथ सुरक्षा के साथ साथ पुनः एक बार जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, इसके माध्यम से फिर से जियोपॉलिटिक्स में रूस अपना 1991 से पहले जो उसका महत्व था, वह पाना चाहता है। तो इस तरह से इसका जो मुख्य कारण रहा, वो है सीमा सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, रूस की सिक्योरिटी है। उसके बाद ऐतिहासिक जो रूस है, उसको गौरव को भी प्राप्त करना है। साथ ही साथ रूस को जियोपॉलिटिक्स में अपनी पहचान को स्थापित करना है, जो 1991 से पहले का था। और साथ ही साथ बाल्टिक जो ब्लैक सी है, बाल्टिक सी है, उस पर अपना प्रभाव भी स्थापित करना चाह रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखें, और जो हम अटैक हुआ है, तो उसके कारणों को या वर्तमान में जो राज्य निर्माण होता है, राज्य की जो सुरक्षा का जो दृष्टिकोण होता है, उसी को यह अपनाया है रूस ने। क्योंकि हम लोग इतिहास में भी पढ़ रहे हैं, आप देखे होंगे कि जब जब ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ भारत में,
तो उसने अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए एक बफर स्टेट बनाया। लिए अपने समर्थन वाले और अपने प्रभाव वाले कुछ स्टेट को बनाया ताकि ब्रिटिश जो राज थे वो सुरक्षित रह सके। तो वही नीति आपका उसी रूप में आप इसको समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि रूस क्यों यूक्रेन पर अटैक किया और साथ ही साथ क्यों जो यूएसएसआर के जो सैटेलाइट स्टेट्स है क्यों अपना प्रभाव पुनः उस पर स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। उसका एक ही कारण है कि रूस की सीमा को सुरक्षा और साथ ही साथ जियोपॉलिटिक्स में पुनः 1991 से पहले का जो एंटिटी है पहचान है उसको प्राप्त करना है। इस तरह से आप उम्मीद है कि बेहतर ढंग से समझ गए होंगे और यहाँ से आपको यूपीएससी जो जून में एग्जाम होने वाला है पीटी है वहाँ से ही पूछ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर यूपीएससी है पीटी है मेन वहाँ भी पूछेगा। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड्स आप देखेंगे कि आपका है मिन्स्क मिन्स्क समझौता आपका और यह पहला और दूसरा होता है। मिन्स्क आपका बेलारूस की राजधानी है और जब तनाव बढ़ा यूक्रेन और रूस में जब क्रीमिया पर अधिकार स्थापित कर लिया रूस ने, साथ ही साथ जो अलगाववादी आंदोलन है उसका समर्थन करने लगा रूस ने, तो इस तनाव को कम करने के लिए, इस तनाव को खत्म करने के लिए मिन्स्क में एक समझौता हुआ रूस और यूक्रेन के बीच और उसमें ये कहा गया कि जो डोनबास जो इलाका है, उसमें जो अलगाववादी आंदोलन है, उसको यूक्रेन के द्वारा अधिक अधिकार दिए जाएँगे और इस अधिकार दिए जाएँगे और उसमें शासन प्रशासन में अधिक अधिकार दिए जाएँगे और मतलब अधिकार के साथ-साथ स्वायत्ता भी अधिक दिए जाएँगे। यह जो समझौता हुआ था मिन्स्क अकॉर्ड आपका, यह समझौता 2014 में पहला मिन्स्क समझौता हुआ, 2015 में दूसरा मिन्स्क समझौता हुआ, लेकिन यह लागू नहीं हुआ। और इस तरह से धीरे-धीरे 2014 के बाद से तनाव बढ़ते-बढ़ते 2021 में क्या हुआ है कि रूस ने अटैक कर दिया। तो इस जो जो आपका यह युद्ध है फुली जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड आपका है और साथ ही साथ इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। तो जियोपॉलिटिक्स से और रूस की सीमा सुरक्षा से भी और रूस की जो पुरानी जो एंटिटी है पहचान है उसको उससे रिलेटेड है। चलिए आज आप समझ गए होंगे बहुत सिंपल में कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण और यह मेंस में भी काम देगा और पीटी में भी काम देगा। अभी जैसे हम लोग देखा कि जो रसिया यूक्रेन पर यु, आक्रमण किया हुआ कारण क्या है? कारण को देखें अब देखते हैं कि अब भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। स्वाभाविक है कि आप जानते हैं कि आज हम लोग जो ग्लोबल विलेज में रहते हैं, इंडिया भी आज वर्ल्ड क्या है ग्लोबलाइज्ड है, इंडिया भी एक पार्ट है, रूस से भी संबंध है और यूक्रेन से भी संबंध है, अर्थात इंडिया यूएनओ का मेंबर है। तो जो भी वहाँ घटनाएँ घट रही है तो स्वाभाविक है कि इंडिया पर भी प्रभाव पड़ेगा और यह आप बेहतर जानते हैं कि यूएस इंडिया का बेहद करीबी देश है और इंडिया के पक्ष में 4 बार वीटो पावर का भी यूज़ किया हुआ है। तो पहला चीज़ तो इसमें हम देखेंगे कि इंडिया को करना क्या चाहिए? पहला चीज़ है कि इंडिया को पहला चीज़ है कि रूस के साथ अपने संबंध को अपने संबंध को बनाए रखने की भी चुनौती है। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय यह प्रेशर पड़ रहा है कि वह रूस के खिलाफ में स्टैंड ले। लेकिन अभी तक भारत ने जो स्टैंड लिया है न्यूट्रल रहने की वो सही स्टैंड है। क्योंकि
कूटनीति में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आप देखेंगे, यदि सिंपल से आप यूक्रेन के देखें, यूक्रेन के पीछे सभी देश, अमेरिका या अन्य देश इस तरह से पक्ष में खड़ा था, लेकिन आज जो युद्ध हुआ, तो सिर्फ़ वह अकेले लड़ रहा है। तो रूस का जो अभी तक वर्तमान में स्टैंड है, वो सही है और न्यूट्रल स्टैंड ले लिया है। दूसरा, इससे रूस के और भारत के संबंध भी बने रहेंगे क्योंकि रूस रूस के द्वारा बड़े पैमाने पर भारत भारत को जो भारत बड़े पैमाने पर रूस के साथ हथियार खरीदता है और बहुत सैन्य साझों का सामान के निर्माण में भी रूस का बहुत सहयोग रहा है भारत के साथ। जैसे ब्रह्मोस हुआ, अन्य जो निर्माण हुआ है या स्पेस में हो या आपका नाभिक न्यूक्लियर रिएक्टर में हो, रूस का सहयोग मिला। मतलब विभिन्न क्षेत्रों में रूस का सहयोग मिला है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी देखिएगा, तो भारत के पक्ष में उसने 4 बार वीटो का भी यूज़ किया है। और वर्तमान परिस्थिति में भारत भारत का जो स्टैंड है न्यूट्रल रहने की, वो सही है। न्यूट्रल रहना भारत के लिए ज़रूरी है। इस तरह से भारत रूस के साथ भी अपने संबंधों को मेंटेन कर पाएगा। साथ ही साथ वह अपने हित को भी बचाए रखेगा और वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है, विश्व राजनीति है, उसमें भी अपनी जो स्थिति है, न्यूट्रल रहने के माध्यम से बचाए रख सकता है। दूसरा इसका, ये तो आपका पॉलिटिकल आपका हुआ। आर्थिक रूप से इसका एक तत्काल में यह यदि यदि लंबा युद्ध नहीं हो यदि लंबा युद्ध हुआ, तो ये आप लोग जान लीजिए कि वर्ल्ड में जितना व्हीट का सप्लाई होता है, उसका 25% रूस और यूक्रेन करता है। तो इस तरह से तत्काल में इस अवसर का फ़ायदा भारत ले सकता है, आर्थिक रूप से ले सकता है और वह व्हीट गेहूँ का बड़े पैमाने पर व्हीट का आपका एक्सपोर्ट कर सकता है। इस तरह से राजनीति में और आर्थिक क्षेत्रों में इस कदम के माध्यम से भारत अपनी स्थिति को बनाए रख सकता है, फेयर रख सकता है अपनी स्थिति को और इससे यह क्या होगा कि वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी और साथ ही साथ रूस के साथ भी अपने संबंध को नॉर्मल बनाए रखने में सफल हो सकता है। तो भारत का जो वर्तमान का स्टैंड है, वह बहुत ही अच्छा है, भारत न्यूट्रल स्टैंड लिया है। क्योंकि एक भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि अपना सबसे बेहद और विश्वसनीय जो रूस है उस रूस है उसका समर्थन को खो दे वो। और अभी तक भारत के पक्ष में जो वर्ल्ड के अन्य देश हैं, उस तरह का समर्थन कभी नहीं दिया गया जितना रूस समय समय पर किया है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति में हो। तो इस तरह से भारत के लिए जो चुनौती है, वह अपने संबंधों को बनाए भी रखना है वर्ल्ड में, इंटरनेशनल लेवल पर अपने स्टैंड को भी स्पष्ट रखना है, अर्थात कि हम किसी भी दबाव में नहीं आ सकते हैं। एक स्वतंत्र विदेश नीति है, उसको भी बनाए रखना चुनौती है और साथ ही साथ जो बाद में जो भी चुनौती आने वाले हैं, उसके लिए भी अपने को तैयार रखना है। और जो इस तरह से भारत अपने अपनी स्थिति को इस इंटरनेशनल क्राइसिस में अपने को एक बेहतर तरीके से बचाए रख सकता है। इस तरह से हम लोग देखें कि क्या कारण है और भारत के पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, भारत के लिए क्या चुनौती है, ये देखें।